हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। लास्ट पढ़ा था हमने इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर में डिबेंचर का इशू, बॉन्ड्स, टाइप्स और जर्नल एंट्री हमने की गई थी। उसके साथ में स्टूडेंट मैंने रिडक्शन से रिलेटेड भी जो जर्नल एंट्रीज हमारी होती हैं वो भी मैंने आपको करवा दी गई थी। बट वो रिडक्शन से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री हमने करनी है उससे पहले हम समझते हैं स्टूडेंट मीनिंग ऑफ डिबेंचर रिडक्शन। डिबेंचर रिडक्शन वो होता है जो हमारे डिबेंचर होल्डर हैं उनको उनके डिबेंचर का पैसा वापस देना, कि जो हमारे लायबिलिटी थी डिबेंचर की उसको समाप्त करने के लिए हम जो डिबेंचर की अमाउंट थी उनके होल्डर को वापस दे देते हैं। इससे हमारे जो रिडक्शन से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सभी हमारे डिबेंचर के इशू के टाइम पर उसके प्रोस्पेक्टस या डिबेंचर सर्टिफिकेट फॉर्मेट एक फॉर्म में लिखे हुए होते हैं कि हमारा जो डिबेंचर का रिडक्शन होगा उसके लिए हमारी कौन कौन सी कंडीशन होंगी या कितने टाइम बाद हमें उनका रिडीम करना है, या फिर हमारा लमसम मेथड होगा या फिर हम इंस्टॉलमेंट में देंगे कि हम उनको कैसे उनका पैसा वापस करेंगे। उससे ये क्या फिक्स रेट से दिया था वो सभी हम उसके अंदर लिखी हुई होती हैं और उसी को फॉलो किया जाता है। स्टूडेंट सीधा सा मीनिंग है हमारे रिडक्शन का कि जो पैसा हमने लिया था वो वापस करना। अब हम उनको जो हमने टाइम पीरियड बताया था कि हम आज ले रहे हैं इस डेट पे, आफ्टर 5 ईयर हम आपको पैसा वापस दे देंगे। तो 5 साल बाद हम जब उनको पैसा वापस देते हैं उस वापस को ही बोलते हैं हम रिडक्शन, कि हम उनका पैसा उनको वापस दे रहे हैं। बट जब हम उनको पैसा वापस दे रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो इतनी सारी अमाउंट्स है जो कैपिटल वो हमारे पास से कहाँ से आएगी, जो इतनी बड़ी अमाउंट्स है। तो उसके लिए हम देखते हैं स्टूडेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के रिडक्शन के लिए हम सोर्स ढूंढते हैं कि जो ये पैसा आएगा वो हमारे कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट होता है रिडक्शन फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, कि हम डिबेंचर को रिडक्शन करने के लिए उनका पैसा वापस करने के लिए फ्रेश यानी कि नए शेयर को या डिबेंचर को क्या कर देते हैं, इशू कर देते हैं। कि हम उनकी जो लायबिलिटी है उनको ख़त्म करने के लिए किसी और पर्सन से को क्या कर देंगे, हमारे डिबेंचर या हमारे शेयर को क्या कर देंगे, इशू कर देंगे। फिर इशू से जो हमें कैपिटल रिसीव होगी उस कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डिबेंचर का रिडक्शन कर देंगे। इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। बट ये क्या सही है स्टूडेंट? नहीं, ये हमारा सही नहीं है। ये हम कोई कमा के थोड़ा ना उतार रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं, पहले हम XYZ को पैसा दे रहे थे डिविडेंड या फिर हमारा इंटरेस्ट, अब ABC को दे रहे हैं। यानी कि पहले तो इन फेस थे, इन शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर को दे रहे थे, फिर अब हम किसी दूसरे शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं डिविडेंड या हमारा इंटरेस्ट। यानी कि इसकी टोपी उसको पहना देना। इसमें हम कोई भी लायबिलिटी को ख़त्म नहीं करते हैं और ना ही हमारी कोई अपनी इनकम में से हम इसको पूरा कर रहे हैं, दे रहे हैं। हमारी लायबिलिटी ख़त्म नहीं हो रही है, सिर्फ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले ये थी, फिर अब उनका सिर्फ खाली फेस चेंज हो गया है, अब उन पर्सन की हमारी लायबिलिटी है। फिर आता है हमारा सेकंड स्टूडेंट रिडक्शन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ
कैपिटल। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कैपिटल में से इसकी डिबेंचर का रिडक्शन कर रहे हैं। जब हम प्रॉफिट में से ना करके सिर्फ क्या किया जाता है, कैपिटल में से किया जाता है। क्या ये संभव है कि हम सारा अगर कैपिटल में से रिडीम कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कि हम जो बिजनेस है, कंपनी, उसको कैसे चलाएंगे। फिर जो हमने एसेट्स ली गई थी या हमारे पास में जो वर्किंग कैपिटल है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, इन सभी पे हमारा क्या पड़ता है, साइड इफेक्ट पड़ता है। ये हमारे लिए बचती ही नहीं है। अगर हम कैपिटल में से यूज कर देंगे, हमारे आगे कोई प्रोग्रेस के चांस नहीं रहेंगे। तो अगर हम सारी कैपिटल को उनको वापस करने में, रिडक्शन करने में कर देंगे, तो फ्यूचर में हमारी कंपनी या बिजनेस चलेगा कैसे। तो इस चीज़ का भी हमारा क्या पड़ता है स्टूडेंट, साइड इफेक्ट पड़ता है। अगर फिर भी कोई कंपनी करना चाहती है तो हमारी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी के जो हमारी गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। वो बताती है कि हमें अगर आउट ऑफ हम कैपिटल में से करते हैं तो हमें फुल्ली कैपिटल में से नहीं करना है। वो जो हम इशू के टाइम पे हमें मिला था उसका एट लीस्ट 25% का डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व बनाना जरूरी है, कि हम उसका 25% का रिजर्व बनाएंगे, तभी हम उनकी पेमेंट कर पाएंगे और हमारी जो कंपनी है उसके ऊपर साइड इफेक्ट भी कम पड़ेगा। फिर आता है स्टूडेंट हमारा थर्ड, रिडक्शन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। ये स्टूडेंट हमारा सबसे सही मेथड है, या हमारी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यही है कि हम जो हमारी लायबिलिटी है उसको ना तो एक टॉपिक दूसरे को पहनाते हैं, ना ही हमारी कैपिटल पे या कंपनी पे साइड इफेक्ट आए। ये हम कमा के क्या करना चाहते हैं, उस लायबिलिटी को उतारना चाहते हैं, कि हम ड्यूरिंग द ईयर जो हम कमा रहे हैं उस कमाई में से क्या करेंगे, एक छोटा सा हिस्सा बचाएंगे और इस हिस्से को हम रिडक्शन के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो स्टूडेंट हम जो प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा, उसका जो एक सरप्लस होता है उसको एक डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व में क्या करते रहते हैं, ट्रांसफ़र करते रहते हैं। फिर उस जो हमारा रिजर्व है उसमें जितने हमारे अमाउंट इकट्ठी हो जाती है उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके हम अपने डिबेंचर का रिडक्शन कर देते हैं। इससे ये भी फ़ायदा होता है स्टूडेंट कि हमारा डिविडेंड थोड़े कम हो जाते हैं और हमारा साथ में हमारी जो लायबिलिटीज़ है उसकी पेमेंट के लिए भी हमें अमाउंट्स इकट्ठा हो जाती है, और ना ही हमारी लिक्विडिटी और ना ही हमारी कंपनी के ऊपर वर्किंग कैपिटल है या हमारी कैपिटल के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है, क्योंकि हम एक जो हमारा प्रॉफिट है उसको इस हिसाब से बांटते हैं कि हम शेयर होल्डर को भी दे देते हैं और कुछ हिस्सा ऐसा बचाते हैं रिजर्व में कि जब हमें ड्यू डेट आएगी रिडक्शन की तो उस टाइम पे हम उनका पैसे भी वापस कर सकते हैं। ये हम कमा के उतारते हैं स्टूडेंट, इसे बोलते हैं रिडक्शन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर आता है स्टूडेंट हमारा सेबी की गाइडलाइन ऑफ रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। सेबी हमारा क्या रहता है, गाइडलाइन बताता है जब आप रिडक्शन करते हो उसके लिए DRR डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व के लिए। तो जब हमारे नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स होते हैं उनके लिए हमारा DRR बनाना कंपलसरी होता है, और जब हम इसमें DRR बनाते हैं तो जो हमारी डिबेंचर के अमाउंट्स होते हैं उसका एट लीस्ट 25% डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व बनाना जरूरी है। फिर दे रखा है कि जब जो कंपनी हमारा फुल्ली कैपिटल में से करती है, वो तो मैंने बताया ही था, उसको हमारा फिर आता है स्टूडेंट हमारा इसके लिए एग्जम्पशन ऑफ टू दी रूल्स ऑफ
क्रिएटिंग DRR कि ये जो हमारी सेबी की गाइडलाइन थी 25% डिबेंचर रिडक्शन रेशियो बनाना था, वो किन के लिए छूट दी जाती है? हमारी कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग दे रखा है। RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होते हैं, इसके कंट्रोल में जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती हैं, फिर उसके साथ में हमारी नेशनल हाउसिंग बैंक और हाउसिंग फाइनेंसिंग जो हमारी कंपनी होती हैं, उन सभी के लिए हमारी क्या दे रखी है? ये सभी बनाने की छूट दे रखी है। फिर दे रखा है स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट में करते हैं, डिबेंचर रिडक्शन रेशियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब हमारी लायबिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, हम रिडीम कर देते हैं, तो जर्नल एंट्री हो जाती है डिबेंचर रिडक्शन रेशियो अकाउंट्स डेबिट टू जर्नल रेशियो। जर्नल रेशियो में क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? 15% इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर की 15% हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट, अब मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, अब हम इसके रिडक्शन ऑफ डिबेंचर के मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट है लंप सम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड। तो हम क्या करते हैं? लंप सम पेमेंट दे देते हैं। सेकेंड है हमारा रिडक्शन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं। फिर बाय द परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर इन ओपन मार्केट बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। आइए स्टूडेंट, अब हम इन सब की डिटेल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा लंप सम मेथड। लंप सम मेथड में स्टूडेंट, जब कंपनी की इच्छा से या उससे पहले डिबेंचर की जो फुल्ली अमाउंट्स होती है, उस अमाउंट्स को हम इकट्ठा एक साथ क्या कर देते हैं? फुल्ली पेमेंट कर देते हैं, उससे बोलते हैं लंप सम मेथड। यानी कि इकट्ठा एक साथ हम उसकी क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। ये पेमेंट जो इशू के टाइम पे जो कंडीशन होती है, उसी टाइम पीरियड पर कि कितने टाइम के बाद हमारी जो रिडीम हो रहा पेमेंट होगी वो एट पार पे होगी, प्रीमियम पे होगी, जो भी कंडीशन और रूल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग हम जो हमारी डिबेंचर के अमाउंट्स है उसको इकट्ठा एक साथ क्या कर देते हैं? पेमेंट कर देते हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि जो कोई भी कंपनी को हमारी जो डिबेंचर के अमाउंट्स है उसका एटलीस्ट 25% क्या बनाना चाहिए? DRR यानी कि डिबेंचर रिडक्शन रेशियो बनाना चाहिए। और फर्स्ट में हमारे 15% की क्या कर देनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। इससे स्टूडेंट ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो कंपनी की है वो फाइनेंशियल पोजीशन पे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता और हमारी लिक्विडिटी भी बनी रहती है कंपनी में, और जो हमारे प्रॉफिट है वो जो डिविडेंड में बांटने के लिए था वो भी थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और साथ में हमारी लायबिलिटी भी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। फिर बाद में जब हम डिबेंचर क्या रिडीम हो जाता है तो डिबेंचर रिडक्शन रेशियो की बजाय क्या हो जाता है? जर्नल रेशियो। आइए स्टूडेंट, अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं हम। स्टूडेंट, अब है फाइनेंशियल ईयर, जब हम 30 अप्रैल तक भी कोई भी हम कर सकते हैं, जो हमने उसकी जो फेस वैल्यू है उस डिबेंचर की, उसका 15% के अमाउंट को क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारी क्या हो जाएगी? डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट्स, कि हमारे पास से पैसा गया, ये बात है। फिर डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है, एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। फिर कहते हैं, ये तो था स्टूडेंट जब हमारी शुरुआत होती है। फिर बोलते हैं कि जब हमारा रिडीम होता है, रिडीम के टाइम पे
तो हम जब उसका क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसको वापस लेते हैं। तो बैंक अकाउंट्स डेबिट टू डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट। जब इंक्रीज हुई थी डेबिट, अब डिक्रीज हुई है तो क्रेडिट। जब गया था तो क्रेडिट हो गया था, अब आया है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब आता है स्टूडेंट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो सरप्लस है, उसके डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है उसका 25% को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट टू डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व, कि हम एक प्रॉफिट की इंस्टॉलमेंट किस में डालते हैं, जो हमारी लायबिलिटी है ना, उस लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रिजर्व बनाया उसमें क्या करते हैं, डालते हैं। फिर कहते हैं हम जो डिबेंचर को रिडीम करते हैं, वही जो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको समझाई थी, डिबेंचर अकाउंट्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, हम उनको क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं। फिर हम उनकी क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। डिबेंचर होल्डर अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट्स, हमारे पास से जा रहे हैं और डिबेंचर होल्डर क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। फिर आता है जब हमारा के बाद जब हमारा रिडीम हो जाता है तो डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व अकाउंट्स डेबिट हो जाएगा और किस में कर दिया जाएगा, टू जर्नल रिजर्व में। अभी मैंने लास्ट आपको बताया था स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन से अच्छे से हम इस मेथड को समझ लेते हैं। अब आता है सरस्वती लिमिटेड इशू 10,000 शेयर है, सॉरी डिबेंचर है, 6% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच है एट प्रीमियम ऑफ 5% ऑन अप्रैल 1, 2010 में, रिडीमेबल ऑन मार्च 31 मार्च 2015 में हम उसको क्या करेंगे, रिडीम कर देंगे। दी इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, जो हमने भेजे थे वो सभी सब्सक्राइब हो चुके हैं, ले लिए हैं। दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट अमाउंट्स डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व ऑन दे रखा है हमारा 31 मार्च 2015 में। इट वाज डिसाइड इन्वेस्ट 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम टूवर्ड्स डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट दे रखा है हमारा 30 अप्रैल 2014 को। इन्वेस्टमेंट दे रखा है वर इनकैश्ड एंड डिबेंचर वर रिडीम ऑन ड्यू डेट पे हमने कर दिया है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। वही स्टूडेंट अब हम इसकी क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। स्टूडेंट वही फर्स्ट बैंक अकाउंट्स डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट्स, वही जो हमने लास्ट चैप्टर में जर्नल एंट्री इशू के टाइम पे की गई थी। वही हमारा शेयर 100 रुपीज का था, बट हमारा प्रीमियम पे इशू हुआ है 5%, तो हमारा शेयर कितने का हो गया है, 105 का। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 105 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास में जो पैसे रिसीव हुए हैं डिबेंचर के, जो अमाउंट्स आई है वो 10,50,000 रुपीज़ हमारे रिसीव हुए हैं। अब हम इसको किस में करते हैं, उनके डिबेंचर अकाउंट्स में शिफ्ट या ट्रांसफ़र करते हैं। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट्स डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट्स, साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने 5 रुपीज़ लिया है ना, तो वो 5 रुपीज़ की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10,000 से हमारा 50,000, और उसके जो अमाउंट्स थी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, मल्टीप्लाई हो जाएगी 10,000 से 10 लाख। टोटल हमारे पास में जो रिसीव हुआ है 10,50,000। फिर देखो स्टूडेंट ध्यान से, ये हमारी जर्नल एंट्री हुई है 2010 में। अब हम इसकी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं कि 2014 में, कि हमारा डिबेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट्स, हमारा जो इसकी फेस वैल्यू थी उसका कितना करना है
15%। फेस वैल्यू कितनी हमारी, अभी हमने निकाली थी 10 लाख, 10 लाख का 15% हो जाएगा हमारा 1,50,000। ये दे रखा है हमारा, हमने रिडीम करना था 2015 में करना था ना स्टूडेंट। तो बैंक अकाउंट्स डेबिट टू डिवेंचर रिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब की थी इंक्रीज हो रही थी डेबिट, अब घट रही है, डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट जा रहा था, क्रेडिट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा डेबिट, वही 1,50,000। अब इसमें इंटरेस्ट बोलते तो हम इंटरेस्ट वाली भी एंट्री इसके साथ में ही कर देते स्टूडेंट। अब इंटरेस्ट नहीं बोला गया है तो हम नहीं करेंगे। फिर वही हमें एक बोला गया था ना कि सरप्लस जो प्रॉफिट एंड लॉस का है वो 25% क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो हमारा वही किसका, जो हमारे डिवेंचर की नॉमिनल वैल्यू है या हमारी फेस वैल्यू है, 10 लाख का 25% हो जाएगा हमारा 2,50,000। फिर हम इसको 2015 में क्या कर देंगे, रिडीम। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, ड्यू वाली एंट्री जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी और जस्ट अभी भी पढ़ी है, 6% डिवेंचर अकाउंट्स डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट्स 10 लाख। फिर हम डिवेंचर होल्डर अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट्स उनकी पेमेंट के लिए। फिर जब हमारी ये लायबिलिटी ख़त्म हो गई है तो हमारा डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व किसका ले लेता है नाम, जर्नल रिजर्व का। जर्नल रिजर्व हो जाता है हमारा कितना हो जाएगा, 2,50,000 जो हमने ये बनाया गया था स्टूडेंट। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सिंकिंग फंड, क्रिएशन ऑफ दे रखा है सिंकिंग फंड एंड डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व, रिडक्शन ऑफ डिवेंचर के रिडक्शन के लिए DRR डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व या सिंकिंग फंड हमारा बनाना। सिंकिंग फंड से ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ये हमारा थ्योरी पोर्शन से भी और प्रैक्टिकल पोर्शन से भी, दोनों में से ही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। अब इसे थोड़ा सा सिंपल वे से समझते हैं स्टूडेंट, कि जब हम फॉर एग्जाम्पल कि हम जब डिवेंचर को इशू करते हैं, एक बैलेंस शीट के माध्यम से समझते स्टूडेंट, हम एक बैलेंस शीट बना रहे हैं कि हमारे क्या है, एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हमने कोई भी डिवेंचर को इशू क्या किया गया है, हमारा डिवेंचर को इशू किया गया है कि फॉर 10 लाख, कि हमने 10 लाख के डिवेंचर इशू किए गए, हमने 10 लाख के डिवेंचर इशू हुए थे स्टूडेंट। अब जो ये 10 लाख के हमने डिवेंचर को इशू किया गया था, उस अमाउंट से हमने जो एसेट्स होती हैं वो क्या कर ली, परचेज, लाइक बिल्डिंग है, हमारा मशीनरी है, हमारा वर्किंग कैपिटल है, स्टॉक में हमने क्या कर दिया गया, उस पैसे को डाल दिया गया है जो हमारा डिवेंचर से इशू हुआ है, उस अमाउंट्स को। स्टूडेंट मैं सिर्फ ये सिंकिंग फंड है ना, उसी को समझाने के लिए ये एग्जांपल बता रही हूँ। ये उन्होंने शेयर की कैपिटल होगी और कैपिटल होगी, उस पॉइंट्स पे मैं नहीं ज़्यादा डीप में जाना चाहती, मैं सिर्फ आपको सिंकिंग फंड का जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को क्लियर करना चाहती हूँ। उसके लिए हमने डिवेंचर को इशू किया गया है, वो था हमारा 10 लाख। अब ये जो हमारा डिवेंचर है इसको हमने रिडीम करना है कितना, 5 ईयर्स में। हम 5 ईयर में इसको क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। अब जब हम इसको 5 ईयर में रिडीम करेंगे तो उस टाइम पे हमें इनकी पैसा क्या कर देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल लगाओ कि अब इस वर्ष हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ है 1,50,000, कि 1,50,000 हमारा प्रॉफिट आया है जो सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के। जो हमें क्या करना है, अब डिविडेंड की फॉर्मेट में हमें
शेयर होल्डर को बांटना है। क्या करेंगे, जो शेयर होल्डर है वो इस पैसे को क्या कर लेंगे, ले लेंगे। कि हमारा जो फर्स्ट ईयर आया उसमें भी उन्होंने ले लिया, फिर हमारे पास में जो सेकेंड ईयर आया तब हमारे न्यू लगाओ कि वही दोबारा से 1,50,000 हुआ हमारे पास में। 30 इसमें हुआ वो भी हमारे 2 लाख प्रॉफिट हुआ, वो भी वो लेके चले गए। कि जो हमें प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट हमारा क्या कर लेते हैं, शेयर होल्डर विड्रॉ कर लेते हैं, ले लेते हैं। जब हमारे पास में कुछ बचता ही नहीं तो हमारे पास में कैश भी नहीं मिलता, ना तो हमारे पास में कोई रिजर्व बन पाता और ना ही हमारे पास में कोई भी रिजर्व बनता और ना ही कैश में रहता। फिर हमने 4th ईयर में भी वही हुआ। 4th ईयर में भी हमारे 1,80,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, वो भी लेके चले गए। अब जो हमारा 5th ईयर आया, 5th ईयर में जो हमारा आया है, अब ये हमारा रिडक्शन का ईयर आया है कि आफ्टर 5 ईयर हमें उनकी क्या करनी थी, जो ये डिबेंचर होल्डर थे इनकी 10 लाख की अमाउंट्स हमें वापस देनी थी। अब हमारे पास में जो अमाउंट्स हमारे पास में थी या उसको हमने एसेट्स परचेज कर ली गई थी। अब उन्हें ये तो नहीं बोल सकते कि आप अपने एसेट्स वापस ले लो, या हमारी जो बिल्डिंग या मशीनरी है उन्हें वो तो नहीं दे सकते। अगर वो देते हैं तो हमारा जो आगे बिजनेस है वो नहीं चल पाएगा, या आउट ऑफ कैपिटल में से रिडीम करते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल कम पड़ जाएगी, लिक्विडिटी है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या होता है, साइड इफेक्ट पड़ते हैं। तो वो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि हम बिजनेस चला रहे हैं, कोई रेडी नहीं चला रहे। तो बिजनेस या कंपनी चलाते तो हमें उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है कि हम अब ये पैसा आए तो आए कहाँ से, कि अब हमें ये जो 10 लाख पैसे चाहिए ये कहाँ से आए। तो अब स्टूडेंट अगर ये थोड़ा सा दिमाग लगाते, जो ये बिजनेसमैन था अगर ये थोड़ा सा दिमाग लगाता कि ये जो हमारे पैसे थे ये फुल्ली के फुल्ली शेयर होल्डर को ना देके इसमें से एक छोटे से अमाउंट्स में किसमें ट्रांसफ़र करते रहते, रिजर्व में ट्रांसफ़र करते रहते, कि हमारे शेयर होल्डर को भी बट जाता और हमारी जो लायबिलिटी है उसकी पेमेंट के लिए भी हमारे पास में अमाउंट्स क्या हो जाती, जुड़ जाती और रिजर्व हमारा बन जाता कि हम उनकी आफ्टर 5 ईयर में हम उनकी क्या कर सकते थे, पेमेंट कर सकते थे। अब स्टूडेंट वही है कि हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो ये 2 लाख है, जो हमारा ये 3,80,000 था, या फिर हमारा ये, अब इनमें से सोचो थोड़ा थोड़ा सा, जैसे इसमें से हम 5 लाख बचा लेते, इसमें से सॉरी इसमें से हमारा 50,000, इसमें से हमारा 50,000, तो 1 लाख हमारे यहीं से आ जाता, साथ में हमारे पास में कैश भी बना रहता और हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। कि हमारे जो 1 लाख तो यहाँ से आ गया, 1 लाख यहाँ से ले लो, एक 1 लाख फिर भी शेयर होल्डर ये ले बचा हुआ हमारा 2 लाख, इसमें से हमारा 80,000 डिस्ट्रीब्यूट करके 3 लाख यहाँ से आ गया, कि टोटल 5 लाख तो हमारे पास में क्या हो जाता, जुड़ जाता, और 5 लाख को हम इधर उधर से करके कर लेते। हो सकता है कि हम पूरी की पूरी अमाउंट भी प्रॉफिट में से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है। तो उस जो हमारे ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके बचाते वो हमारा क्या हो जाता, रिजर्व में डालते रहते, और जो रिजर्व में डालते तो हमारे पास में कितना हो जाता, 5 लाख क्या हो जाता, प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता। सिर्फ हमें टेंशन नहीं रहती 5 लाख की, और हमारे पास में कैश भी बना रहता कितने का, 5 लाख का। अब स्टूडेंट ये फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी चला रहा है, कोई रेडी नहीं चला रहा है, कि ये जो 1,50,000 था फिर 50,000 था प्रॉफिट अपने पास रखा रहेगा, अपने पास तो नहीं रखेगा, या क्या करेगा, इस पैसे को क्या करेगा, अपने पास रखने के बजाय मार्केट में क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा, दोबारा से इनकम को जनरेट करने के लिए। फिर इसके जो हमारा पैसा है वो उसके प्लस जो हमारा इंटरेस्ट आता है, फिर ये अमाउंट है उन दोनों को जोड़ के फिर लगा देगा। फिर हमारा जो ये जुड़ा हुआ है 1 लाख और 1 लाख कितना हो जाएगा, 2 लाख,
2 लाख वो फिर क्या करेगा, मार्केट में फिर इन्वेस्ट करेगा, उसके ऊपर प्लस जो इंटरेस्ट आता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना स्टूडेंट, वैसे ही हमारा, तो स्टूडेंट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह उस इन्वेस्टमेंट पे मिलता रहता है। फिर लास्ट ईयर में हमारे पास में इतनी अमाउंट हो जाती है कि हम जो ये लायबिलिटी है इसकी हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, कि हम ये पूरा का पूरा किससे इकट्ठा कर रहे हैं, प्रॉफिट से इकट्ठा कर रहे हैं, कि पहले थोड़ा डालते हैं फिर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर जो इन्वेस्टमेंट आई है, इंटरेस्ट आया है, फिर नई इंस्टॉलमेंट डालते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। लास्ट टाइम पे हमारे पास में इतना हो जाता है कि हम उसको रिडीम कर पाए। तो स्टूडेंट अब हमारा जो सिंकिंग फंड है, मैंने जो हमारा एक एग्जाम्पल उसके अकॉर्डिंग मैन तो समझा दिया गया है। अब इसका समझते हैं। हमारा जब फंड तब वर्ड तभी यूज होता है जब हमने इंस्टॉलमेंट निकाली है वो बाहर कहीं इन्वेस्ट होती है, तभी हम उसको क्या करते हैं, सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडम्पशन फंड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्टूडेंट जो ये हमारी अमाउंट्स आती है, मैंने अभी तो आपको जस्ट बताया था, जब हम उसको बाहर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और ईयर के लास्ट में हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं और पेमेंट हो जाती है। इसका एक सेकंड ऑप्शन भी होता है कि हम इसको बिजनेस में भी रख सकते हैं। जो हमारी आय है ये कैश, इससे हम एसेट्स भी परचेज कर सकते हैं, मशीनरी स्टॉक भी ले सकते हैं, और हमारा मोर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमारे एसेट्स और इंक्रीज होंगी तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। बट जब हम इसको हमारा ड्यू डेट आती है उस टाइम पे हमारे उसको लिक्विडिटी में क्या करते हैं, चेंज होते हैं, और वो हमारी उतनी ही वैल्यू इकट्ठा नहीं हो पाती, तो वही हमें डिफ़िकल्टी होती है। इसके लिए हमें इसे बाहर इन्वेस्ट करना ही ज़्यादा क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, ताकि हमारी वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारा जब ये सिंकिंग फंड हम बनाते हैं उसके लिए हमारे कि एक एक्यूरेट अमाउंट्स किस तरह निकालें, जैसे अभी तो मैंने बताया था कि हमारा प्रॉफिट 1,50,000 हुआ, उसमें से 50,000 रख लो और 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर 1 लाख रखो, 50,000 फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 लाख है तो 1 लाख रखो, 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कि ये हमारा ज़रूरी थोड़ा ना ये कम भी पड़ जाएगा, ज़्यादा भी होगा, कि हम कोई ऐसा यूनिक सॉल्यूशन निकाले कि हमारा प्रॉफिट का एक ऐसा हिस्सा निकाले कि जो हमारा है ना प्रॉफिट इतना हो जाए इकट्ठा 100% कि हमारा जब डिवेंचर की ड्यू डेट आए ना तो उससे कम पड़े और ना ही उससे ज़्यादा हो। तो इसके लिए स्टूडेंट आपके जो क्वेश्चन होते हैं या आपके जो सॉल्यूशन है उसमें आपको एक क्या दी हुई मिलेगी, टेबल दी हुई मिलेगी, जिसको हम बोल लेते हैं एनन्युटी टेबल। क्या बोलते हैं, एनन्युटी टेबल। उसमें लाइक कुछ भी समथिंग पॉइंट्स के पीछे हमारे क्या दी हुई होती है, फिगर दी हुई होती है, पॉइंट्स 0, 3, 2, 5, 8, 1 ऐसे समथिंग कुछ फिगर दी हुई होती है। फिर इस फिगर से जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती है या जो हमारी फेस वैल्यू होती है, जो हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू है कि हमारे 10 लाख है, 100 रुपीज़ है, तो एक हमारा डिबेंचर है, तो हम इसकी क्या कर देते हैं, 10 लाख से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वो हमारी एक ऐसी अमाउंट हमारे सामने आएगी, क्या आएगी, एक ऐसी अमाउंट आएगी जो हम इक्वल प्रॉफिट में से निकालते रहें और फिर उसको इन्वेस्ट करते रहें, फिर निकालें, फिर इन्वेस्ट करें, तो आफ्टर 5 ईयर में हमारे पास में एक्यूरेट 10 लाख रुपीज़ हमारे क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और उसको हम क्या कर देंगे, रिडीम
कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन में एक एन्युटी टेबल दी हुई होगी जिसको हमने डिबेंचर की फेस वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि किससे, हमें फेस वैल्यू से। तो स्टूडेंट फिर आता है कि हमने जो हमारी आय है इंस्टॉलमेंट उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है, फिर जो इंटरेस्ट आता है और इंस्टॉलमेंट है उसको री इन्वेस्ट करते हैं। ये तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा ड्यू डेट नहीं आ जाती, और फिर लास्ट में हमारे पास में इतनी अमाउंट हो जाती है और उस इन्वेस्टमेंट को बेच के किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सिंकिंग फंड में, और फिर डिबेंचर का रिडक्शन हो जाता है। फिर हमारा जो सिंकिंग फंड है उसको किसका, जब हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो हम उसे जनरल रिजर्व में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट आइए इसकी जर्नल एंट्रीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, समझते हैं। अब तक हमने इसका मीनिंग ही पढ़ा था, अब पढ़ते उसकी जर्नल एंट्री। स्टूडेंट हमारा फर्स्ट ईयर के लास्ट में हम क्या करते हैं, वही इंस्टॉलमेंट निकालेंगे हमारे प्रॉफिट में से और किस में कर देंगे, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। इंस्टॉलमेंट मैंने आपको बताई थी अभी जस्ट, हमारा एन्युटी टेबल के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है हमारा जो डिबेंचर की फेस वैल्यू होती है। अब स्टूडेंट वही सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट्स या डिबेंचर रिडक्शन फंड मैंने बता ही दिया था, जब हम बाहर इन्वेस्ट करते हैं ये हमारी क्या है, लायबिलिटीज है। हमारी लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, हमारा सरप्लस मेरे प्रॉफिट में से हिस्सा हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं। अब हम उस राशि को, उस अमाउंट्स को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स डेबिट बाई बैंक, हमारे पास से पैसा चला जाएगा और इन्वेस्टमेंट एसेट से इंक्रीज हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब वो लड़का ये सेकेंड ईयर, और जब लास्ट को छोड़ के हमें इसको क्या कर देते हैं, हमारी रिपीट होती रहती है जर्नल एंट्री। फर्स्ट है बैंक अकाउंट्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, की जो हमारा बैंक तो हमें रिसीव हुआ है इंटरेस्ट ऑन फंड कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर हमारी इनकम हुई है, और इस इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में दिखाते हैं। वैसे तो कोई भी इनकम होती है और वो क्रेडिट भी होती है, बट हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ना भेज के किस में भेजा जाता है, हमारे सिंकिंग फंड अकाउंट्स में। वही अब हमारे आता है स्टूडेंट, वही सिंकिंग फंड में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट्स, उसमें हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर उस ईयर की हम क्या करते हैं, एक इंस्टॉलमेंट फी निकालेंगे, सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट्स। फिर आता है कि हमारा जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी उसकी अमाउंट और इन्वेस्टमेंट फिर दो बार से जो ये आया था, अब इस टोटल को जो पीछे वाला इंटरेस्ट है और इंस्टॉलमेंट उनसे भी को क्या कर दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। फिर आता है हमारा लास्ट ईयर की जर्नल एंट्रीज स्टूडेंट, कि अब हम क्या कर रहे हैं, उस जो आया है उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक अकाउंट्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड, अभी मैंने लास्ट बताया था स्टूडेंट आपको। फिर आता है हमारा जो इंटरेस्ट आया है वो सिंकिंग फंड में फिर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर वही हमारी एक इंस्टॉलमेंट क्या कर दी जाती है, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। बस इसमें ध्यान ये रखना, जब हमारा लास्ट ईयर आता है तो इसको इन्वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि अब तो हमें उनको रिडीम करना है ना, उस इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, बेचना है। तो अब हम उस इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, बेच देंगे। तो बैंक अकाउंट्स डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जब बढ़ रही थी तो डेबिट हो रही थी, अब घट रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट हो जाएंगी। जा रहा था बाई बैंक हो रहा था, अब आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर जो हमारा
इन्वेस्टमेंट पे बेचते हैं और हमें कोई प्रॉफिट हो जाता है तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट्स में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और लॉस हो जाता है तो ये हमारे क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। लॉस हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कम वैल्यू मिली है तो हम इसको डेबिट इंजीनियर क्या कर देंगे, क्रेडिट। फिर वही हम डिवेंचर होल्डर की क्या करेंगे, पेमेंट डिवेंचर अकाउंट्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट्स, डिवेंचर होल्डर अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। फिर वही अब मैंने पहले भी आपको बताया था, हम क्या कर देते हैं, हमारा जो सिंकिंग फंड है वो हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, वो हम किसी की लायबिलिटी की पेमेंट की हम यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अपनी खुद ही कैपिटल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम उसको ले क्या कर देते हैं, उसको सिंकिंग फंड टू कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व। अगर हमें ज़्यादा वो जाता प्रॉफिट हो जाता सेल पे तो हमारा तो उसको क्या कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व में क्या कर दिया जाता, भेज दिया जाता। अब जो हम इसमें मैंने बताया था ना कि हमारी जो ये 10 लाख हम यूज कर रहे हैं, अब हमारे शेयर की है या अगर हमने यूज है तो, वरना हम खुद के पैसे से पूरा बिजनेस कंट्रोल या चला रहे हैं। अब हम किसी बाहर वाले की कोई भी पेमेंट नहीं है। अगर इन केसेस ज़रूरत है एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम दोबारा से इशू फिर कर सकते हैं, वरना अब हमारे खुद की होल्ड की कैपिटल, क्योंकि हमें इन नए रिडीम अपने कमाए हुए पैसे में से किया गया है। आइए स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन से हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अब पढ़ते हैं, ऑन 1 अप्रैल 2007 अपोलो लिमिटेड इशूड 2000 शेयर किए हैं 12% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच, रीपेएबल दे रखा है हमारा एट पार पे एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल बाद हमें उनकी वापस करने हैं। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू सेट अप ए सिंकिंग फंड फॉर दिस, अब हम एक सिंकिंग फंड बनाएंगे पर्पज ऑफ देयर रिडप्शन के पर्पज के लिए एक सिंकिंग फंड हमें बनाना है। द इन्वेस्टमेंट आर दे रखे एक्सपेक्टेड द अर्न इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनुम, जो इंटरेस्ट आएगा इन्वेस्टमेंट पे वो 4% से आएगा। दी सिंकिंग फंड टेबल शो दे रखा है, मैंने जैसे अब लास्ट में भी बताया था 0.320348 इन्वेस्ट ईच ईयर अमाउंट्स ऑफ 1 रुपीज़ 4% पर एनुम इन 3 ईयर्स, 3 साल में जब हम करते हैं तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट दे रखी है वर सोल्ड दे रखे एट पार पे 31 मार्च 2010 पे, डिवेंचर वर पेड ऑफ, पास द जर्नल एंट्री, प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स एंट्री रिलेटेड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर दे रखा है, अपने इग्नोर कर देने के। तो अब वही स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इनकी जर्नल एंट्री फर्स्ट वही हमारे पास में 2007 को 1 अप्रैल को हमारा इशू हुआ था, तो हमारे पास में आ रहा है बैंक अकाउंट्स डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट्स की हमारी कितनी हुई है, 2000 थे, 100 रुपीज़ ईच का था, तो कितना हो गया हमारा 2 लाख के हमारे पास में 2 लाख के इन्वेस्टमेंट डिवेंचर की एप्लीकेशन की मनी आई है। अब हम वही सेकंड हम इसको किस में डाल देते हैं, उनके डिवेंचर अकाउंट्स में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट्स डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट्स 2 लाख हो जाएगा। फिर आता है हमारा वही 2007 में था, अब 2008 में वही सरप्लस का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स डेबिट टू सिंकिंग फंड। मैंने अभी बताया था कि जो हमारे डिवेंचर की फेस वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई जो हमें टेबल दी हुई थी 0.320348 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 लाख। ये जो हमारी इंस्टॉलमेंट आई है जो मैंने अभी आपको जस्ट बताई थी वो कितनी आई है आपका 64,070 की हमारी इतनी अमाउंट्स आई है कि हम इतनी अमाउंट्स को अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा आफ्टर 3 ईयर
बाद हमारे पास में 2 लाख रुपीज़ क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और हम उनको रिडीम कर देंगे। फिर आता है हमारा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स डेबिट टू बैंक। अब हम इस पैसे को क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे मार्केट में। फिर क्या करते हैं, ये 2008 में था और फिर 9 में। अब इसके ऊपर हमें कितना वो लगाया था, 4% का इंटरेस्ट आया था हमारे कितना 64,070 के ऊपर 4% के हिसाब से कितना हो जाएगा, वही मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड बाई 100 कितना आ रहा है आपका 2563। फिर अब हम वही इसके लिए फिर एक क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को किसमें डाल देंगे, सिंकिंग फंड में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट्स। फिर वही इस साल की फिर क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट फिर निकालेंगे, सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट्स। तो वह हो गया हमारा 64,070। फिर आता है हमारा वही, अब इसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट के लिए हमारे साथ में क्या है, इंटरेस्ट भी तो है, उस इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हमारे पास में कितना है 66,633 हमारे पास में है। अब उसको क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। साथ में अब हमारा इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है, ये प्लस हमने जो अब इंस्टॉलमेंट निकाली थी, ये टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई है 1,30,703 रुपीज़। अब उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 4% के हिसाब से। बैंक अकाउंट्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट वो आ रहा आपका 5,228 रुपीज़ हमारे पास में आएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, वही इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स डेबिट टू सिंकिंग फंड। फिर वही अब हमारा क्या हो जाएगा 2010 में, अब हमारा सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट्स, वही आ जाइए एंट्री। अब हमें इनका क्या करना है, रिडीम करना है। अब इस जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है इसको हमें इन्वेस्ट तो नहीं करना है, अब वो जो इंस्टॉलमेंट हमने निकाली थी प्लस जो हमने पहले लगाई हुई थी टोटल करेंगे और अमाउंट की क्या कर देंगे, ड्यू कर देंगे 1,30,703। और हमारी जो ये इंस्टॉलमेंट अब हमने लास्ट में निकाली थी वो इन दोनों का ऐड करना, आपका क्या आ जाएगा 2 लाख। फिर वही उसको ड्यू करेंगे, डिबेंचर अकाउंट्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट्स। फिर उनकी पेमेंट के लिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट्स डेबिट बाय बैंक। फिर हम जो सिंकिंग फंड हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, अब हम उसको किसमें कर देंगे, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये था स्टूडेंट हमारा सिंकिंग फंड से रिलेटेड हमारा जो हम टॉपिक पढ़ रहे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। और मेरी सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।